गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी जो है उसमें हम पढ़ रहे थे पादप प्रजनन की क्रियाएं। पादप प्रजनन की क्रियाएं ये अपना टॉपिक था और पादप प्रजनन की क्रियाओं में हमने पहला टॉपिक कर लिया था और वो पहला टॉपिक था विविधता। विविधता का उत्पादन, विविधता का उत्पादन, ये पहला टॉपिक हमने कर लिया था। और किसी भी पादप में विविधता उत्पन्न करने के लिए कुछ तकनीकें, चरण थे जो हमने बताए थे, जिसमें पहला चरण था ग्राम्यण, दूसरा चरण जनन द्रव का संग्रह, तीसरा जो चरण था वो है पादप पुनर्स्थापन, चौथा संकरण, पांचवा उत्परिवर्तन, छठा बहुगुणिता था और सातवां जो है वो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, तो बेटा ये पहला चरण जो है वो हमने कर लिया था, विविधता का उत्पादन। ठीक बेटा, अब दूसरा चरण लेते हैं। पादप प्रजनन की जो क्रियाएं हैं उसका दूसरा चरण है चयन। दूसरा जो चरण है वो है चयन। अब देखिए बेटा, चयन क्या है? चयन क्या है? किसी भी फसल, कोई भी फसल जो होती है, कोई भी फसल जो है उसमें उपस्थित विविधता, किसी भी फसल जो है उसमें उपस्थित विविधता में से अच्छी जो विविधता है उसमें से अच्छी व उत्तम गुणों वाली, उत्तम गुणों वाला जो वंश क्रम है उसको छांटकर अलग करना। चयन किसे कहोगे भाई? किसे? कि कोई भी जो फसल है उस फसल में उपस्थित जो विविधता है उस विविधता में से अच्छी व उत्तम गुणों वाला जो वंश क्रम है उसको छांटकर अलग करने की जो क्रिया है वो चयन कहलाती है। भाई हमने पहले चरण में जो विविधता का उत्पादन किया था, अब चयन में क्या करेंगे कि उस विविधता में से अच्छी व उत्तम गुणों वाली जो वंश क्रम होता है उसको अलग करना ही क्या कहलाता है? चयन कहलाता है। ठीक है बेटा, ये दूसरा चरण हो गया चयन। उसके बाद तीसरा चरण, तीसरा चरण है मूल्यांकन। मूल्यांकन, पादप प्रजनन की क्रियाओं का जो तीसरा चरण है वो है मूल्यांकन। देखिए बेटा, मूल्यांकन क्या है कि वर्तमान किस्म व विकसित किस्म, भाई एक तो वर्तमान किस्म है और एक कौन सी है? विकसित, जो हमने अभी विकसित की है। उस विकसित किस्म जो है उसके बीच तुलना की जाती है। भाई एक तो वर्तमान किस्म है और एक हमने विकसित की है, उन दोनों के बीच में क्या की जाती है? तुलना। और तुलना करने के लिए क्या किया जाता है? उसे कई स्थानों पर उगाया जाता है। उस फसल को कई स्थानों पर उगाया जाएगा। ठीक है, और कितने वर्ष तक? 2 से अधिक वर्ष तक उस फसल की तुलना करने के लिए आप उन्हें कई स्थानों पर 2 से अधिक जो वर्ष हैं उसमें उगाया जाता है। फिर वर्तमान किस्म और विकसित किस्म के बीच में तुलना की जाती है और यही तुलना जो है वो क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद चौथा चरण, चौथा चरण लेते हैं। चौथा चरण है गुणन। गुणन, तो बेटा गुणन का मतलब होता है कि जो किस्म हमने तैयार की है अब उसकी संख्या में वृद्धि करना है। उसकी संख्या में क्या करनी है? हमें वृद्धि। भाई जो बीज तैयार किए हैं, अच्छी किस्म के जो बीज तैयार किए हैं, अब उन बीजों की
उनकी संख्या में क्या करना है, गुणन करना है, वृद्धि करनी है। और क्यों वृद्धि करनी है उनकी संख्या में, ताकि किसानों तक, किसान जो हैं उन तक वो बीज उपलब्ध करवाए जा सके। भाई देश के सभी किसानों तक बीजों का आप वितरण कैसे करोगे, जब जो किस्म बनाई है उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन नहीं, गुणन करेंगे, और गुणन करके उनको किसानों तक पहुंचाया जाता है, ताकि किसान उस किस्म जो है उसका उत्पादन कर सके, किसान उसका क्या कर सके, उत्पादन कर सके। तो मूल्यांकन के बाद, जब मूल्यांकन कर लिया हमने 2 या 2 से अधिक वर्षों में फसल का, उसके बाद उसकी संख्या में वृद्धि की जाती है, ताकि किसानों तक वो पहुंचाई जा सके और किसान उनका उत्पादन कर सके। तो ये चौथा चरण हो गया बेटा गुणन। अब लेते हैं 5वां चरण। 5वां जो चरण है वो है वितरण। 5वां चरण है वो कौन सा है बेटा, वितरण। अब देखिए वितरण क्या है बेटा, कि अच्छी गुणवत्ता की जो हमने किस्म बनाई है, इस गुणवत्ता की किस्म जो है उनके बीजों को, अच्छी गुणवत्ता की किस्म के जो बीज हैं उन बीजों को किसानों तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो वितरण कहलाती है। कि अच्छी गुणवत्ता की जो हमने किस्म बनाई है, उनके बीजों में गुणन किया है, अब उन बीजों को किसानों तक पहुंचाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है बेटा, वितरण कहलाती है। ठीक है बेटा, ये हो गए पादप प्रजनन की क्रियाएं। क्या क्या पढ़ा इसमें हमने, विविधता का उत्पादन पढ़ा, चयन पढ़ा, मूल्यांकन पढ़ा, गुणन पढ़ा, और क्या, वितरण। ठीक है बेटा, तो ये पादप प्रजनन की जो क्रिया का जो टॉपिक है ये अपना पूरा हो गया। अब देखिए बेटा, इस टॉपिक में कई चीज़ें आई हैं जो हमने नहीं पढ़ी हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। जिसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है ग्राम्यण। पहला जो टॉपिक है वो है ग्राम्यण। अब देखिए बेटा, ग्राम्यण क्या है, ये पहले भी थोड़ा सा बताया था, अब इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। ग्राम्यण क्या है कि ग्राम्यण में क्या क्या जाता है कि जो जंगली पादप जो होते हैं, उन पादपों को उपयोगी बनाने के लिए उनकी खेती की जाती है। जंगली जो पादप हैं, और जंगली पादपों में ही विविधता मिलती है, तो इन जंगली पादपों की खेती की जाती है, तो वो स्थिति ग्राम्यण कहलाती है। ठीक है, और ग्राम्यण जो है इसके कारण फसल जो है उसके फसल पकने की अवधि जो है उसमें कमी आई है। जब मानव ने जंगली पादपों की खेती की यानी ग्राम्यण किया, तो उसमें हमें क्या लाभ हुआ, एक तो फसल पकने की अवधि में क्या आई, कमी आई, साथ में फसल के जो दाने का मतलब बीज, दाने जो हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई, दानों की संख्या में वृद्धि हुई, साथ में दाने जो हैं उनके आमाप यानी उसके आकार में भी क्या हुई, वृद्धि हुई। भाई जब हमने ग्राम्यण किया, ग्राम्यण का मतलब जंगली पादपों को उगाया अपने उपयोग के लिए, तो हमें क्या लाभ हुआ, फसल कम समय में पकने लगी और दानों की संख्या और दानों के आकार में क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है बेटा, ग्राम्यण की क्रिया जो है उसके दौरान 2 प्रकार का वर्ण होता है। वर्ण का मतलब होता है सलेक्शन यानी चुनाव। 2 प्रकार का वर्ण देखने को मिलता है ग्राम्यण के समय। ठीक है, एक तो जो पहला वर्ण है वो है प्राकृतिक वर्ण।
कौन सा बेटा? प्राकृतिक वर्ण। पहला जो वर्ण है वो कौन सा हो गया? प्राकृतिक वर्ण हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा, नाम से ही पता लग रहा है प्राकृतिक वर्ण मतलब ये वर्ण जो है इसमें कौन भाग लेते हैं? प्राकृतिक कारक भाग लेते हैं। कौन से कारक भाग लेंगे बेटा? प्राकृतिक कारक जो हैं ये भाग लेते हैं। प्राकृतिक कारक कौन से हैं? ठीक है बेटा, तो प्राकृतिक कारक जो हैं उनमें कौन कौन से आते हैं? जिसमें सबसे पहला आता है जलवायु। भाई उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है, जलवायु इसमें आती है। उसके अलावा उस क्षेत्र की मृदा कैसी है, वो इसमें आती है। और अनेक जैविक कारक जो हैं ये इस वर्ण में भाग लेते हैं। भाई प्राकृतिक वर्ण जो प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे जलवायुवीय कारक हैं, मृदीय कारक हैं, जैविक कारक हैं, उनके द्वारा ये होता है। तो प्राकृतिक के द्वारा होता है तो उसे क्या नाम देंगे? प्राकृतिक वर्ण नाम दिया जाता है। ठीक है बेटा, दूसरे वर्ण की बात करें तो दूसरा वर्ण है कृत्रिम वर्ण। कृत्रिम वर्ण, अब देखिए बेटा, कृत्रिम वर्ण है, नाम से ही पता लग रहा है कि मानव के द्वारा जो वर्ण किया जाता है, जो चयन किया जाता है, जो चुनाव किया जाता है, कृत्रिम रूप से जो किया जाता है उसे ही क्या किया जाता है? कृत्रिम वर्ण किया जाता है। भाई प्रकृति के द्वारा वर्ण होता है तो प्राकृतिक वर्ण, और मानव के द्वारा कृत्रिम साधनों के द्वारा वर्ण किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? कृत्रिम वर्ण कहलाता है। ठीक बेटा, तो ये ग्रामण जो है इसके दो वर्ण हमने पढ़े, प्राकृतिक वर्ण व कृत्रिम वर्ण। ठीक बेटा, तो ये ग्राम्यण जो है ये अपना पूरा हो गया। ठीक बेटा, अब दूसरा इसमें एक टॉपिक और लेते हैं, वो है जनन द्रव। अगला टॉपिक है अपना जनन द्रव्य, जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म, जनन द्रव, ये भी आपने पीछे पढ़ा था। जनन द्रव क्या है, जर्म प्लाज्म क्या है? देख बेटा, किसी भी जो फसल है, कोई भी फसल है, कोई भी फसल की प्रजाति है, चाहे वो जंगली प्रजाति ही क्यों ना हो, कोई भी जो फसल है उसकी प्रजाति या कोई भी जंगली जो प्रजाति है, उस प्रजाति में उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ, संपूर्ण आनुवांशिक पदार्थ या द्रव जो होता है वही क्या कहलाता है? जनन द्रव कहलाता है उसका। भाई कोई भी जो फसल है उसकी जो प्रजाति है, चाहे वो जंगली प्रजाति है, उस प्रजाति का संपूर्ण आनुवांशिक द्रव जो है वो उस जाति का जनन द्रव कहलाता है। ठीक है बेटा, भारत जो है, भारत में विभिन्न जाति जो हैं उनका जनन द्रव जो है उसको एकत्रित करने व उस जनन द्रव जो है उसको सुरक्षित रखने का कार्य, भारत में विभिन्न जाति जो हैं उनके जनन द्रव जो है उसको एकत्रित और सुरक्षित करने का जो कार्य है वो कौन करता है? वो है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो,
जिसे बोला जाता है NBPGR। इसका कार्य क्या होता है कि ये जनन द्रव को एकत्रित करता है और उसको सुरक्षित रखता है। कौन सा ये संगठन? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, NBPGR। ठीक है बेटा। अब जो जनन द्रव एकत्रित किया जाता है या जो जनन द्रव होता है, इस जनन द्रव के समूह के अंतर्गत, समूह जो होता है जनन द्रव का, इस समूह के अंतर्गत निम्न वंशाक्रम आते हैं। वंशाक्रम यानी लाइन जो है ये आती हैं। वंशाक्रम का मतलब क्या हो गया कि कोई भी पादप है उनकी विभिन्न जातियों का जो क्रम है, भाई वंश का मतलब क्या था? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंश ही होती है, तो अनेक पीढ़ियों का जो क्रम है वो क्या कहलाता है? वंशाक्रम कहलाता है। तो जो आनुवांशिक पदार्थों का जो समूह, जिसको हमने जनन द्रव नाम दिया था, इस जनन द्रव के निम्न वंशाक्रम हैं। अब निम्न वंशाक्रम कौन कौन से हैं? जिसमें पहला वंशाक्रम हम देखते हैं वो है देसी किस्में। देसी किस्में भाई कौन कौन से इसमें विविधता मिलती हैं, कौन कौन सी पीढ़ियाँ, वंशक्रम मिलते हैं? तो सबसे पहली आती हैं देसी किस्में। देखिए बेटा, देसी किस्में वे किस्में होती हैं जिनको योजनाबद्ध तरीके से, जिनको योजनाबद्ध तरीके से, योजनाबद्ध तरीका जो है उससे उसका निर्माण नहीं किया जाता है। भाई देसी किस्में आपने पढ़ा भी होगा, गाँवों में सरसों की भी देसी किस्म आती हैं। ठीक है, तो ये पहले चलती थी और इनका उत्पादन या इनका जो निर्माण है वो किसी भी योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया था। ये प्रकृति में स्वतः ही धीरे धीरे उनका निर्माण होता जाता है, तो वो क्या कहलाएंगी? देसी किस्में कहलाती हैं। ठीक है बेटा। दूसरी जो इसमें आता है, दूसरा जो है वो है पुरानी अप्रचलित, पुरानी अप्रचलित किस्में, पुरानी अप्रचलित किस्में। देखो बेटा, नाम से ही इसकी व्याख्या हो रही है। पुरानी का मतलब पहले की हैं और अप्रचलित मतलब जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है। भाई प्रचलित का मतलब क्या हुआ? जिनका वर्तमान में उपयोग हो रहा है, और अप्रचलित का मतलब जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है। तो पुरानी अप्रचलित किस्में वे किस्में हैं जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाता है। जिनका वर्तमान में उपयोग नहीं करते हैं वो क्या कहलाती हैं? पुरानी अप्रचलित किस्में की जाती है। आप सीधा से ये कह सकते हैं कि इन किस्मों को वर्तमान में नहीं उगाया जाता है, वो कहलाती पुरानी अप्रचलित किस्में। ठीक है बेटा। तीसरी जो है इसमें वो लेते हैं खेती में उपयोग आ रही किस्में, खेती में उपयोग आ रही किस्में। देखो इसमें भी इसके बारे में समझ जानकारी है, यानी ऐसी किस्में हैं जिनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। भाई खेती में उपयोग में आ रही किस्में। ठीक है बेटा। और ये वे किस्में हैं जिनका वर्तमान में खेती में उपयोग किया जाता है या जिनको बोया जाता है। ठीक है। और इन किस्मों को नए क्षेत्र में ले जाकर भी उगाया जा सकता है। नए क्षेत्र में ले जाकर उगाया जा सकता है, वो कहलाते हैं खेती में उपयोग आ रही
किस्में जिनका वर्तमान उपयोग किया जा रहा है और किसी भी नए क्षेत्र में इनकी खेती की जा सकती है। ठीक है बेटा। नंबर 4 जो है इसमें आती हैं प्रजनन लाइनें। बेटा लाइनें का मतलब होता है वंशक्रम यानी उनकी पीढ़ियों का जो क्रम है। तो प्रजनन लाइनें क्या हैं? देख बेटा, प्रजनन लाइनें जो हैं, ये जो किस्में हैं, इनका विकास जो है, ये प्रजनन कार्यक्रम जो होते हैं उनके द्वारा इनका विकास किया जाता है। भाई भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न प्रजनन कार्यक्रम होते हैं उनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो भारतीय प्रजनन कार्यक्रम जो है उनके अंतर्गत विकसित जो किस्में हैं वो कहलाती हैं प्रजनन लाइनें कहलाती हैं। ठीक है बेटा। नंबर 5 है जंगली प्रारूप व जंगली संबंधी। जंगली प्रारूप व जंगली संबंधी। अब देखो बेटा ये क्या है? जंगली प्रारूप व जंगली संबंधी, ये क्या कहते हैं, क्या है ये? देख बेटा, जंगली प्रारूप क्या होता है कि वह जंगली प्रजाति होती है, वह जंगली प्रजाति होती है जिससे उस फसल की सीधे उत्पत्ति की जाती है, यानी जंगली प्रारूप क्या है? वह जंगली प्रजाति जिससे उस फसल की सीधे उत्पत्ति की जाती है। मान लो कोई जंगली प्रजाति है जिससे आप कोई नई किस्म बना रहे हैं, तो उस जंगली प्रजाति को क्या कहोगे आप? जंगली प्रारूप। भाई जो नई आपने फसल बनाई है सीधे उस जाति से, जंगली प्रजाति से, तो वो जंगली प्रजाति क्या कहलाएगी? जंगली प्रारूप कहलाती है। ठीक है बेटा। उसके बाद नंबर 6 जो है वो आती है विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक। तो बेटा विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक क्या होता है? ये भंडारण होता है जो वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किया जाता है, और विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक में उत्परिवर्ती लाइनें का मतलब वंशाक्रम, उत्परिवर्ती लाइनें यानी ऐसा वंशाक्रम जिसमें उत्परिवर्तन हुआ है, उन्हें उत्परिवर्ती लाइनें कहेंगे, ये इसके अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा गुणसूत्र विपथन लाइनें, यानी गुणसूत्रों में जो परिवर्तन होने से किस्म बनती हैं उन्हें गुणसूत्र विपथन लाइनें या वंशक्रम कहा जाता है। और इसके अंतर्गत एक और आती है, वो है आनुवांशिक चिन्ह लाइनें। ये 3 जो हैं ये किस में आएंगी? विशिष्ट आनुवांशिक स्टॉक के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी? उत्परिवर्ती लाइनें, गुणसूत्र विपतन लाइनें और आनुवांशिक चिन्ह लाइनें। ठीक बेटा। तो आज हमने एक तो ग्रामन के बारे में पढ़ा और दूसरा जनन द्रव के बारे में
पड़ा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।